ये एक गलत थ्योरीज जो है भारत के अंदर बना दी गई हैं। भारत अहिंसावादी है, भारत किसी पे आक्रमण नहीं करता है। वो तो पैसे के लिए हम्म। कुछ भी कर सकते हैं, बड़े गिरे हुए घटिया लोग हैं। बड़े शर्म की बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ब्रिटिश पार्लियामेंट हम्म। में कंजर्वेटिव जो पार्टी है, उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया। चाइना ने बोला कि अगर तुमने हमको एक थप्पड़ मार दिया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा ये ले चटाक। नमस्कार। जय श्री राम। सभी साथियों का एक बार पुनः प्रशासक समिति के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज फिर प्रदीप जी हमारे साथ उपस्थित हैं और एक गंभीर विषय है। प्रदीप जी, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक वीडियो में हमने आपसे सुना था कि भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। तो हमने आज तक ये सुना है कि भारत ने कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया है। तो क्या इस थियरी को बदलने की कोई बातें चल रही हैं और ये क्या वाकई में भारत तैयारी कर रहा है पाकिस्तान पर आक्रमण करने की? ये बड़ा ही एक उत्सुकता हमें महसूस हुई प्रश्न आपसे पूछने की। और हमारे पास आप ही हैं जिनसे ये उत्तर हमें मिल सकता है। तो कृपया इस एक गुत्थी को जरूर सुलझाएं कि क्या वाकई में भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करने की तैयारियां कर रहा है? मनीष जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के समय में। और एक जो आपने बात कही कि भारत किसी भी देश के ऊपर आक्रमण नहीं करता है, किसने बोल दिया जी। कि आक्रमण नहीं करता है? ये एक गलत थ्योरीज जो है भारत के अंदर बना दी गई हैं। भारत अहिंसावादी है, भारत किसी पे आक्रमण नहीं करता है, साथ लेके चलना अच्छी बात है। लेकिन बिल्कुल। आपको ये समझना पड़ेगा कि लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। उनका जवाब देना तो कम से कम आना चाहिए। 1947 में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर देखा जाए तो एक तरीके से आक्रमण किया था, पूरी तरीके से, है ना। जी। कश्मीर को हथियाने के लिए कबालियों के नाम से उसने पूरी आर्मी भेज दी। क्या हुआ? 1947 के युद्ध की अगर हम ढंग से एनालिसिस करें तो वहां पे पाकिस्तान को फायदा हुआ। पाकिस्तान ने जो भी काम किया था वो इसलिए किया था कि कश्मीर को हम हड़प पाए। हमने क्या किया? तस्तरी में सजा के उनको कश्मीर दे दिया। कश्मीर का एक हिस्सा जो जी। जिसको हम पीओके बोलते हैं, आज के समय में उनके पास में है, जबकि उन्होंने वो हिस्सा जीता नहीं था। भारत चाहता तो पूरे के पूरे कश्मीर के ऊपर अपना आधिपत्य जमा सकता था और कश्मीर पूरी तरीके से आज हमारा हिस्सा होता। लेकिन उस समय के लोगों ने जो गलतियां करी, उस गलती की वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है वो एक हिस्से पे हमारे कब्जा करके बैठ गया। आज स्थिति ये है कि उस हिस्से के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको हथियार की तरह बना के, उनको बंदूक की गोली की तरह उपयोग करके भारत के खिलाफ उपयोग कर रहा है। आप देखिए हम्म। कितना बड़ा षड्यंत्र पाकिस्तान जो है लगातार रचता रहता है। वहां से लोग आते हैं, उसी एरिया के थ्रू जो है लोगों को भेजा जाता है। हमारे मुंबई पे अटैक किया जाता है, हमारे यहां पे हमारी दिल्ली में अटैक किया जाता है, हमारी संसद पे अटैक करने की कोशिश करी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ऐसे उदाहरण है भारत के अंदर। पाकिस्तान का नुकसान क्या हुआ, बताइए मुझे? कुछ नहीं। हम्म। पाकिस्तान का फायदा हुआ युद्ध से। पाकिस्तान का फायदा यह हुआ कि उनके पास में एक बड़ा ही ऐसा एरिया जिसकी वजह से उनकी ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी बढ़ गई। अफगानिस्तान से हम्म। वो कनेक्टेड है गिलगिट बाल्टिस्तान की वजह से, और गिलगिट बाल्टिस्तान को तो पाकिस्तान ने लेने से ही मना कर दिया था। पता है आपको? सबसे पहले जब ये बात आई कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो पाकिस्तान में जाएगा, तो पाकिस्तान ने स्वयं बोल दिया था कि गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा हिस्सा नहीं है। हमने फिर उसको भी तो। गिलगिट बाल्टिस्तान को छोड़ दिया, और छोड़ के आज वो पाकिस्तान के पास में है। आज पाकिस्तान ने उसको देखा जाए तो एक तरीके से गिरवी रख रखा है चीन को। और चीन जो है उस गिलगिट बाल्टिस्तान पे, जो कि हमारा हिस्सा है, हमारा अभिन्न अंग है, उसके ऊपर अपनी आर्मी बिठाए हुए वहां से रोड बना रहा है। बिल्कुल। सोचने की बात है कि हमने क्या किया 1965 में। ठीक है, हम्म। युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में हमने पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो जीत लिया। उसके बाद हमने क्या बोला? साहब हम तो स्टेटस को करेंगे, यानी जो हम 1 जनवरी 1965 को जहां जहां थे वहां वहां हो जाएंगे वापस से। हमारे इतने सारे सैनिक मारे गए, हम्म। उनके भी मारे गए, उनके हमसे ज्यादा मारे गए। लेकिन आप उनकी बात छोड़ दीजिए, उनके यहां तो सोच ही अलग है ना। जिनको मरने के लिए भेजा जाता है उनके दिमाग में क्या रहता है? साहब मरेंगे तो वहां पे वो हूर, क्या क्या बोले उसको हम, है ना, हूरे जो है वो जन्नत। इंतजार कर रही होंगी। है वहां पे जाके बिल्कुल वो बिल्कुल वहां पे अय्याशी चालू हो जाएगी उनकी। है पता नहीं क्या क्या बातें उनको सिखा के भेजा जाता है। तो जी उनके जी। मरने से, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ती है, देखिए, तो उनके मरने बिल्कुल। से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुश होते रहिए कि युद्ध जीता आपने। 1965 का युद्ध है, पाकिस्तान की आप नजरों से देखिए, पाकिस्तान क्या बोलता है? हमारी विजय हुई है। बिल्कुल। हमने बिल्कुल। पाकिस्तान के एक बड़े से एरिया पे कब्जा कर लिया।
कब्जा करने के बाद हमने छोड़ दिया, भीख में उनको दे दिया वापस। लेकिन पाकिस्तान की, अगर आप जो पाकिस्तान के हिस्ट्री राइटर्स हैं, पाकिस्तान का न्यूज मीडिया है, कभी आप उनको फॉलो करके देखिए, वो बोलते हैं कि 1965 में हम लोग युद्ध जीते थे। हम कितने मर्जी उनके टैंक दिखाते रहे, क्यों? वो उनको बोलने का हक है भैया। क्यों हक है? क्योंकि हमने क्या जीता युद्ध में? सच में हार हमारी हुई, मैं तो ऐसा बोलता हूं। हार इस वजह से, हम लोग वैसे तो जीत गए, लेकिन हार कहां हुई? हमारे जो सैनिक मारे गए, बहुत से घर जो थे बर्बाद हुए, हमारे बहुत सारे जो सिविलियंस हैं उनके घरों के ऊपर जो गोले गिरे, हमारे बहुत सारे एरिया हैं जो कि खाली कराने पड़े। भारत का जो मॉनेटरी नुकसान हुआ वो कौन देखेगा? और युद्ध का नतीजा क्या हुआ? कुछ नहीं, जीरो। हम पाकिस्तान के अगर एक एरिया पे कब्जा करके पाकिस्तान से बोलते कि आपने हमारे ऊपर युद्ध थोपा है और इसके बदले में हमको ये चाहिए, हमने निगोशिएट भी नहीं किया साहब, निगोशिएट भी नहीं किया हमने। हमारा जो भारत है वो ऐसे वीरों का देश रहा है जहां पे अर्जुन जैसे महावीर पैदा हुए हैं। हमारे भारत के अंदर हमारे भगवान राम जैसे वीर पैदा हुए हैं, जिन्होंने रावण जैसी लंका जो है उसको खत्म कर दिया था। लेकिन आज हमने को क्या देखने को मिल रहा है कि हम जो है अगर अपने सैनिकों को लड़ाते हैं, लड़ाने के बाद में हम गिफ्ट करके एरिया जो है पाकिस्तान को दे के आ जाते हैं, और उसके बाद उनसे बोलते हैं कि ठीक है साहब, हमारा समझौता हो गया, अब हम क्या है आपस में ट्रेन में चलाएंगे और आपस में बसें वसें चलाएंगे। क्या मजाक चल रहा है भारत के अंदर? कारगिल वॉर हुआ, कारगिल वॉर में हमारे कितने सारे लोग जो हैं वो मारे गए। देखा जाए तो भारत का सैन्य रूप से बहुत बड़ा नुकसान हुआ कारगिल वॉर के अंदर। उन्होंने क्या किया? पहाड़ियों पर लोगों को बिठा दिया। हमने क्या किया? कारगिल वॉर में जीत गए हैं, लेकिन जीतने के बाद क्या हमने पाकिस्तान के ऊपर आगे अटैक किया? पाकिस्तान को नुकसान क्या हुआ कारगिल वॉर से? मुझे कोई समझाए। नहीं, हमारे जितने भी लड़ाइयां हुई उसमें पाकिस्तान को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। थोड़े बहुत उनके टैंक वैंक टूटे, थोड़े बहुत उनके सैनिक मारे गए। मरने से तो कोई समस्या ही नहीं है ना, उनको तो मना के भेजा जाता है, भैया आपको मरने के लिए ही जाना है। वो तो खुश हैं, वो तो अपना सीना फुलाते हैं, साहब के क्या है बहुत अच्छा हुआ। आज पहली बार भारत में एक बदलाव देखने को मिला, और ऐसा बदलाव देखने को मिला कि कश्मीर के ऊपर सबसे पहले आर्टिकल 370 जो है वो हटा दिया गया। हटा देने के बाद लोगों की उम्मीद जागृत हुई है भैया, लोगों की उम्मीद जागृत हुई है। ऐसी उम्मीद जागृत हुई है कि कश्मीर के अंदर 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है वो अलग है। 15,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो कि टूरिज्म में, मूवीज बन रही हैं वहां पे, कॉलेजेस बन रहे हैं वहां पे रोपवेज बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं। और इस जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इसका नतीजा यह है कि आप जो देख रहे हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जहां के लोगों को बरगला के भारत में भेजा जाता था कि जाओ और तुम यहां पे क्या है कि मारकाट मचाओ, आज वहीं से अरशद नवाज और आबिद शाहीन जो हैं, ऐसे नेता वहां पे आ गए हैं जो कि ये बोलते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ में जुल्म किया है। वहां पे आप देखिए, वहां के एरिया है, बाग है, अजरू है, रावलकोट है, पिंडी है, इन सब के अंदर वहां पे लगातार जुलूस निकल रहे हैं। पब्लिक जो है प्रोटेस्ट कर रही है, पाकिस्तान से बोल रही है कि आपने हमारे साथ क्या किया, हमको क्या है कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है। और वहां की पाकिस्तान की आर्मी, वो हमारे कश्मीर, हमारा कश्मीर, वो लोग हमारे लोग हैं भाई, वो अलग नहीं है ना। ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब हमारे लोग हैं देखा जाए तो, क्योंकि अगर पूरा कश्मीर हमारे पास होता तो ये सब हमारे हिस्से होते। और इन लोगों के ऊपर वहां की आर्मी जो है अन्याय कर रही है, और हम बैठ के यहाँ पे हंसी मजाक करते रहे, आराम से बैठे रहे, बहुत अच्छा चल रहा है साहब, खुश होते रहे कि क्या है। आज पहली बार हमारे यहां पे भारत के अंदर ऐसा देखने को मिला कि जिस प्रकार से अभी चीजें बोली जा रही हैं, इन चीजों की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि इन चीजों की से बात नहीं हो रही है। राजनाथ सिंह जी ने जिस तरह का इस समय पे स्टेटमेंट दिया है, ये बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है कि पहली बार भारत जो है अपनी जो पॉलिसी नहीं है, किसने बोल दिया पॉलिसी है? पॉलिसी की बात करते हैं लोग, भारत की पॉलिसी है हम किसी एरिया को एनेक्स नहीं करेंगे, किसी एरिया पे कब्जा नहीं करेंगे। साहब कैसा मजाक हुआ है हमारे साथ में। नेपाल जो है, जिस समय पे भारत आजाद हुआ था,
कहीं कोई समस्या नहीं थी। नेपाल के राजा जो थे वो पूरी तरीके से अगर उनसे बात होती तो वो भारत में आने के लिए तैयार थे उस समय पे। श्रीलंका, बिल्कुल कभी श्रीलंका ने ये नहीं बोला कि हम भारत से अलग हैं। हमने बोल दिया कि साहब ये तो हमारा पड़ोसी देश है। क्यों मान लिया? आज वहां पे चाइना जो है वो अपने वो जहाज जो है वहां पे पोर्ट कर देता है और हमको बोलता रहता है कि भैया ये तो हमारा समुद्र पोत है, वो तो हमको बेच दिया गया है, और हम चुपचाप से बैठ के देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर। इतना हिस्ट्री में इतना ज्यादा हमारे साथ में घोर अन्याय हुआ है, इस तरह की हमारे साथ चीजें हुई हैं कि उनको देख के ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसा वीर भारत में पैदा हो। और पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो भारत के उस वीरता, उस गौरव को वापस लेके आ रही। हमारा पुरखों ने काम किया था। भारत कभी भी ऐसा देश नहीं रहा, कभी भी ऐसा देश नहीं रहा जिसने ऐसा बोला हो कि हम किसी के ऊपर कब्जा नहीं करते। हाँ ठीक है, किसी को हम अन्याय नहीं करते किसी के ऊपर, लेकिन अगर किसी ने हमारे एरिया पे कब्जा किया है, हमारे साथ अन्याय किया है, तो उस अन्याय का हम ऐसा पुरजोर जवाब देते हैं कि लोग दोबारा हमारे ऊपर आंखें उठा के देखने से पहले 1000 बार सोचें। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा भारत हमको चाहिए, ऐसे भारत की हम अपेक्षा करते हैं। हमको ऐसा दब्बू भारत नहीं चाहिए जो कि चुपचाप बैठ जाए, जिसका एक बड़ा हिस्सा आज हमारा, ये समझ लीजिए कि चाइना के अंदर जो एरिया दबा हुआ है, जो वॉर हुआ था जिसके अंदर हम बोलते हैं कि हम हार गए थे वॉर के अंदर। किसने बोला भारत वॉर हार गया था? भारत ने तो वॉर ही डिक्लेयर नहीं किया भाई, और हमने अपने आप ही हार मान ली। कैसा मजाक हुआ भारत के अंदर। और कैलाश मानसरोवर, जहां जो हर हिंदू अपने सबसे पहले जब ईश्वर का नाम लेता है तो मन मस्तिष्क में सबसे पहले कैलाश मानसरोवर की छवि जो है उत्पन्न होती है। वो कैलाश मानसरोवर एक दूसरे देश में हमको पासपोर्ट लेके जाना पड़ता है। कितना घोर अन्याय है भारत में हमारे साथ में। आज बहुत बड़ा मजाक है। बिल्कुल मनीष जी, पहली बार एक उम्मीद की किरण जागी है। हमारे यहाँ पे जो राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि हम कश्मीर के लोगों को न्याय दिलाएंगे, और वहां पे पीओके के बारे में कहा है, वहां के लोगों को न्याय दिलाएंगे और वहां पे हम उस एरिया को अपने पास वापस लेके आएंगे। इस प्रकार की जो बातें हो रही है, सुन के छाती जो है ना गर्व से फूली नहीं समा रही है। बिल्कुल। और जो मैंने उस वीडियो में दिया वो एनालिसिस है। मैं भविष्य कोई वक्ता तो हूं नहीं कि ऐसा होने वाला है, लेकिन एनालिसिस है कि भारत को ऐसा करना चाहिए और भारत ऐसा कर भी सकता है। जी, मतलब बात यही है कि हमें ऐसा समझ आ रहा है कि भारत तैयारी कर रहा है पाकिस्तान को एक तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने की। और एक प्रश्न और है कि यहाँ पे जो चर्चा हो रही है पीओके से ज्यादा गिलगिट और बलिस्तान जो है उनके ऊपर फोकस ज्यादा लग रहा है, तो ऐसा क्या है और है तो क्यों है? देखिए, वो तो गिलगिट बाल्टिस्तान जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो तो देखा जाए तो भारत की इतनी बड़ी गलती रही है उसके अंदर। आपको पता है कि सबसे पहले तो गिलगिट बाल्टिस्तान कभी भी पाकिस्तान में गया नहीं। अगर उसकी ढंग से हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो ऐसा है कि क्योंकि वहां पे जाने के लिए हमारे पास में प्रॉपर एक रास्ता नहीं बचा हुआ था, पाकिस्तान ने पीओके जो उनके पास आ गया था, तो हमने उसको छोड़ दिया अपने आप, छोड़ दिया हमने ऐसे छोड़ दिया। जबकि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो लद्दाख का ही हमारा हिस्सा है। और हमारे तो ऐसे ऐसे नेता हुए जिन्होंने लद्दाख को भी ऐसा करके रखा हुआ था कि जो चाहे ले जाए। ऐसा ऐसा बोलते थे लद्दाख के बारे में कि वहां पे एक घास का तिनका भी नहीं उगता है, बंजर बोलते थे। हमारी भारत माता को बंजर बोलने वाले नेता भारत में ही पैदा हुए हमारे यहाँ पे, और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने। ये सोच के ही मुझे शर्म आती है। अगर हम गिलगिट बाल्टिस्तान की बोलें तो 2009 में गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान ने अपना छठा प्रोविंस डिक्लेयर किया और वहां पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई। देखिए, बड़े शर्म की बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कंजर्वेटिव जो पार्टी है उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इंडिया में नहीं, ठीक है। एक रिजोल्यूशन पास किया और उन्होंने ये बोला कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है पाकिस्तान ने उसके ऊपर इलीगल कब्जा किया हुआ है। किसने बोला? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। और जो उन्होंने रेजोल्यूशन टेबल पे आया था वो रेजोल्यूशन पास हुआ बहुमत से वहां पे। और भारत में सिर्फ एक न्यूज आई कि साहब ब्रिटेन में एक रेजोल्यूशन पास हो गया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है भारत का हिस्सा है। अरे साहब, वो आपको रेजोल्यूशन पास नहीं किया था उनने, क्योंकि उनका तो देश ही नहीं ना,
वो क्या करेंगे? वो तो आपको ये बोलना चाहते थे कि आप कुछ करो, हम आपके साथ में खड़े हुए हो, लेकिन आपने क्या किया कि बिल्कुल। छोटी सी न्यूज दिखा दी 2009 में, छोटी सी न्यूज बना दी। और वो भी उन्होंने जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई वहां पे, उस लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कोई पावर्स ही नहीं थी, उसको सिर्फ दिखावे के लिए बनाया गया। और वो भी उनको रास नहीं आया, और देखने में ऐसा आया कि बाद में जाके उन्होंने उसको भी खत्म कर दिया, उस लेजिस्लेटिव असेंबली को भी खत्म कर दिया। आज पाकिस्तान जो है वो डायरेक्टली उसके ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है और डायरेक्टली उसके ऊपर रूल कर रहा है। और तो और सिर्फ रूल नहीं कर रहा है, उन्होंने एक तरीके से देखा जाए उस पूरे के पूरे हिस्से को चीन को बेच के रखा हुआ है। चीन की वहां पे आर्मी विराजमान है। गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो अक्साई चीन से कनेक्टेड है, ज्योग्राफिकली अगर देखें तो, है जी, ना? जी। और अक्साई चीन से कनेक्टेड होने की वजह से वहां पे क्या है कि जो रोड बन रहा है, जो पाकिस्तान चाइना जो कॉरिडोर बन रहा है, वो कॉरिडोर जो है वो वहीं से कनेक्ट होता है। और वो रोड अच्छी तरीके से बन जाए उसके लिए वहां पे क्या किया जा रहा है कि वहां पे चाइना की आर्मी को बिठाया जा रहा है। और तो और पाकिस्तान जैसा देश जिसका कि कोई दीन ईमान नहीं है भाई, उन्होंने अपनी महिलाओं को बेच दिया चीन को। रिपोर्ट है भाई, और ये हमारी रिपोर्ट नहीं, इंटरनेशनल रिपोर्ट है। वो तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बड़े गिरे हुए घटिया लोग हैं, लेकिन हम तो संभ्रांत लोग हैं। हमारी एक पॉपुलेशन, हमारे लोग, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग जो वहां पे रह रहे हैं, क्या हमारे उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको भारत के खिलाफ भड़काया जाता है, और हम चुपचाप बैठे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं कि साहब जैसे वो पाकिस्तान का हिस्सा हो। एक राजीव गांधी और दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर हुए, बस खड़े हुए, बोल दिया कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, बस हो गया काम खत्म। कुछ किया किसी ने क्या? आज पहली बार एक बदलाव नजर आ रहा है। ऐसा नजर आ रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि भारत के अंदर एक अपना दमखम दिखा रही है। चीन भी डरा बैठा हुआ है, चीन भी डरा बैठा हुआ है। आप देखिए यही चीन में भी घबराहट है, आपसे क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान की जब भी बात करेंगे तब चाइना घबराएगा, क्योंकि चाइना सोच रहा है कि हम कहां फंस गए। वो पाकिस्तान को फोन करके बोलता होगा, अरे भैया तुमने क्या बोलते हैं यहां से रास्ता दिया हमको, ये तो इसी पे अटैक करने वाले हैं, अभी क्या करें हम? बिल्कुल, बिल्कुल। यही अगला प्रश्न मैं पूछना चाह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि अब भारत चीन को भी ला के दिखाना शुरू कर चुका है। देखिए चीन का ऐसा है कि चीन एक ऐसा देश है कि आप उससे डर जाओ वो आपको और डराएगा, आप और डर जाओगे तो वो और ज्यादा डराएगा आपको, और आप एकदम से जोरदार उसकी घुड़की दोगे ना तो पीछे भागने लग जाएगा। चीन देखिए क्या है कि उनकी कंडीशन ऐसी है कि उनके यहां के लोग, चाइना की जो आर्मी है वो चाइना की आर्मी नहीं है, उसको पीपल्स रिपब्लिक आर्मी बोलते हैं। यहां की पॉलिटिकल जो पार्टी है ना, उसकी आर्मी है वो सिर्फ बाहर दूसरे देशों के लिए नहीं है, वो उनके देश के लिए भी है। उनकी जनता भी अगर कोई गड़बड़ करती है तो उनकी आर्मी उनके ऊपर भी गोली चलाती है। यानी उन्होंने चाइना के ऊपर एक कब्जा करके रखा हुआ है उस पॉलिटिकल पार्टी ने। वहां पे इलेक्शन वगैरह तो होते नहीं है, कम्युनिस्ट सिस्टम है, एक पोलित ब्यूरो बना हुआ है, वो पोलित ब्यूरो जो है अपना प्रमुख चुन देता है और वही वहां का हेड बनता है, और जनता को उसको मानना ही पड़ेगा। अगर जनता में से कोई कुछ गड़बड़ करेगा तो उनकी गोलियां सबसे पहले जनता पे चलती हैं। यानी वो चाइना के अंदर अपनी सरकार बनाए रखने के लिए एक आर्मी बनाई है उन्होंने। अब जी, जी। वहां की जनता जो है वो विद्रोह भी कर सकती है, ऐसा नहीं कि विद्रोह नहीं कर सकती है, लेकिन विद्रोह क्यों नहीं करती है? इसलिए नहीं करती है क्योंकि उनकी सरकार ने वहां पे लोगों को इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट दिया है उससे लोग थोड़ा सा खुश हैं। आप उसको ऐसा सोच सकते हैं कि एक पत्नी है, वो उसका पति बहुत बेकार है, शराबी है, कबाबी है, घोर अन्याय करता है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती है मन में, है ना, मन में ये सोचती है कि साहब ऐसा है, ये कुछ भी करता है, पैसे तो कमा के लाता है, घर चल रहा है इसकी वजह से, छोड़ो जो कर रहा है करने दो, है ना। वैसी स्थिति है चाइना के वहां पे। वहां की जो पॉपुलेशन जो रह रही है वो उस पत्नी की तरह है जिसका पति जो है अय्याश है, अन्याय करता है, सब कुछ बुरे काम करता है, लेकिन क्या है क्योंकि पैसे कमा के लाता है इसलिए वो सोचते हैं भाई पैसे आ रहे हैं ना घर में, समस्या नहीं है। ऐसी सोच वहां पे डेवलप है। लेकिन आप सोच के देखो अगर वही चाइना कहीं फुल फ्लेजेड वॉर में उतर आए तो क्या हालत होगी। हमने अच्छी तरीके से देख लिया क्या हुआ वहां पे। नैन्सी पेलोसी जब वहां पे जाने वाली थी, है अमेरिका की जो सेनेटर है, तो वो विजिट करने के लिए आ रही थी ताइवान, ठीक है। चाइना ने क्या घुड़की दी
कि साहब आपका प्लेन अगर यहाँ पे उतरता है ताइवान में तो हम इसको हवा में उड़ा देंगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है रुक जाओ हम बताते तुमको। उतर गए, नैन्सी पेलोसी आई, खूब बातें चीतें करी, बढ़िया आराम से रुकी, साफ सुथरी चली गई। मतलब कुछ ऐसा हुआ कि उनने, चाइना ने बोला कि अगर तुमने हमको एक थप्पड़ मार दिया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा ये ले चटाक, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि यहीं पे नहीं रुके वो, उन्होंने उनके यहां के और भी लॉ मेकर्स को भेज दिया, एक दिन के लिए नहीं 4-5 दिन के लिए। चाइना ने बोला ठीक है नैन्सी पेलोसी आ गई तो ठीक है, अभी कोई और आया ना तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा रुक जाओ, हमने एक थप्पड़ दिया था तुम्हें, उन्होंने एक और थप्पड़ दिया चटाक। चाइना ने बोला वो दूसरा मार दिया तुमने, अब हम छोड़ेंगे नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ, वहां से पूरी की पूरी एक टीम विजिट पे आ गई। चाइना ने बोला अब चलो ठीक है तुमने इतना कर लिया, इसके बाद कुछ किया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा तीसरा भी ले बेटा तू, फटाक से। ये होती है मर्दानगी है। चाइना ऐसा है कि वो घुड़की देता है, लेकिन आप उसकी घुड़की से दब गए तो आप चुपचाप बैठ जाओ। ऐसा थोड़ी होता है इंडिया जैसा कि हमारे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थे, हमने बोला हम वॉर डिक्लेयर नहीं करेंगे चाइना के साथ में। क्या मजाक बना के रखा हुआ था? अरे उस समय वॉर डिक्लेयर करते, बहुत से बहुत क्या होता, आप हार जाते, वैसे भी हार गए ना, इससे ज्यादा क्या हो सकता था? इससे बुरा कुछ हो सकता था क्या जो हुआ? हमारा इतना बड़ा एरिया जो कब्जा लिया गया, इससे खराब कुछ हो सकता था क्या? और हमने, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने बिना लड़े, अरे क्या मजाक चल रहा था, भारत में आर्मी के लिए कंबल बना रहे थे, घरों में स्वेटर बन रहे थे, वहां पे मजाक बना के रखा हुआ था भारत का। भारत की आर्मी है कि क्या है, मतलब आप जो भिखारियों को बांटे जाते हैं कंबल, वैसे कंबल तो बंटे जा रहे थे, इकट्ठे किए जा रहे थे कि साहब किसको आर्मी वालों को जाएंगे। ऐसी गरीबी या आर्मी थी क्या हमारी? हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी एयरफोर्स बनी हुई थी उस समय, चाइना की एयरफोर्स हमसे इतनी कमजोर थी। हमको क्या दिखाया गया भारत के अंदर? हमको ऐसा दिखाया गया कि हम साहब इतने गरीब हैं कि हमारे पास में अपनी आर्मी को देने के लिए कंबल तक नहीं है। ऐसी स्थिति में, ऐसी गरीबी वाली स्थिति में दिखा के हमको ऐसा नीचे दिखा के रखा गया। आज पहली बार भारत के अंदर हमको समझ में आ रहा है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो पाकिस्तान कितनी भी घुड़की देता रहे कि हम, वो हमारे पास एटॉमिक बम है, चलाओगे कैसे भैया? एटम बम चलाओगे कैसे? या तो प्लेन से गिराओगे तुम, है ना, और या फिर मिसाइल छोड़ोगे। मिसाइल तुम्हारी जितनी भी होंगी वो रास्ते में उड़ा दी जाएंगी, प्लेन भी अगर तुम्हारा घुसा तो रास्ते में उड़ा दिया जाएगा। हमारे पास 5 लेवल का सिक्योरिटी सिस्टम है, 5 लेयर्स हैं उसकी सिक्योरिटी सिस्टम की। भारत के अंदर कोई भी बाहर से ना तो मिसाइल से ना एयरफोर्स से अटैक नहीं कर सकता आज के समय में। हमको किस बात की चिंता है? हमारी आर्मी इतनी इक्विप्ड है आज के समय में, इतने हमारे पास में टेक्नोलॉजिकली इतनी हाई है कि चाइना हमारे साथ अगर युद्ध करता है, जीत हार अलग चीज होती है। कई बार युद्ध में ऐसा होता है कि कभी कभी जीत हार होती ही नहीं है, लेकिन चाइना को यह अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर इनके साथ युद्ध किया तो हम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। और चाइना बर्बाद होना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया में तो डेमोक्रेसी है साहब। इंडिया में तो इलेक्शन होंगे, जो भी गवर्नमेंट चुनेगी जनता वो वापस आ जाएगी। वहां पे तो जनता अगर विद्रोह कर देगी ना तो उनको 2 तरफा अटैक हो जाएगा उनके ऊपर। एक तो उनकी आर्मी अटैक में घायल जो पहुंचेगी वहां पे वो अलग होगा, दूसरी चीज वहां पे क्या होगा कि उनकी जनता जो है मार मार के और उनको ठीक कर देगी कि ये तो मूर्ख लोग हैं, हमारा तो क्या खाना पीना बंद करवा दिया इन्होंने, तो ये जबरदस्ती लड़ पड़े लोगों से, क्या बिगाड़ा था इंडिया ने, जबरदस्ती क्यों लड़ रहे हो? वहां की जनता भी खिलाफ हो जाए उनके। तो वहां का चाइना कभी भी आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। क्या हुआ हमारे यहाँ पे, जब तक वो फिंगर 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 चिल्ला रहे थे, और ये हमारे यहाँ के नेता ऐसे कायर नेता हैं, बैठे हुए हैं कांग्रेसी लोग, ऐसे कायर लोग, मैं तो खुल के बोलता हूं साहब, एक बात बताऊं, ये बोल रहे साहब हमारी फिंगर पे कब्जा कर लिया, जूता रख के उंगलियों पे भारत की, और फोटो इन्होंने डाली है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं के ऊपर, और उन लोगों को भी शर्म आना चाहिए जो इन जैसे कायरों को वोट देते हैं। क्या बचा के रखा हुआ है? एक आदमी ऐसी भारत की इंसल्ट कर रहा है। वापस हुई आर्मी, आज कोई कब्जा है? और मैं बताता हूं आपको हुआ क्या था उस समय पे। जिस एरिया की बात हो रही थी उस एरिया पे चाइना ने पहले से कब्जा करके रखा हुआ था। इंडिया ने उसको क्लेम किया। अगर इंडिया ये बोल दे कि इसका पहले से कब्जा था, अगर हमारे प्रधानमंत्री बोल दे कि भाई इस एरिया पे तुमने पहले से कब्जा किया था, अब हट जाओ तुम, तो वो बोलेगा भाई ये तो हमारे खिलाफ वॉर है, सीधा सीधा इंटरनेशनली हमारी रेपुटेशन खराब होगी। और हमारे ये निकट्टू लोग जो भारत में बैठे हुए हैं, ये हमारी रेपुटेशन खराब करने पे लगे हुए थे इंटरनेशनल। अब सोच के देखा, अपोजिशन के नाम पे, अपोजिशन का मतलब ये नहीं होता भैया कि आप क्या है कि भारत के खिलाफ हो जाओ। अपोजिशन का मतलब ये होता है कि आप, सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो उसकी सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करो। ऐसा थोड़ी होता है कि आप देश के खिलाफ हो जाओ।
हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं। इसका एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की एक ब्यूटी होती है, एक ब्यूटी होती है कि आप अंदर कितनी भी लड़ाई कर लो, अंदर कितना भी झगड़े कर लो, इलेक्शन के लिए कितनी मारामारी कर लो, लेकिन जिस समय इंटरनेशनल पॉलिसी की बात आती है सबको साथ में रहना चाहिए। हमारे यहाँ का पोजीशन, हाँ अब क्या पोजीशन है? अरे मुलायम सिंह यादव, ये मुलायम सिंह यादव जी है ना, जिस समय पे विदेश मंत्री बने थे, है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता था उस समय पे। मेरे पास न्यूज आती है कि साहब मुलायम सिंह यादव जी विदेश मंत्री बनने के बाद कश्मीर के दौरे पे गए और उनका ऐसा बोलना है, उनका ऐसा क्लेम है कि देखो हमारे तो क्या है, हमने तो मुसलमानों का इतना साथ दिया, भारत के मुसलमानों का साथ दिया और पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। और वो जब कश्मीर पहुंचते हैं तो वहां पे क्या है कि कश्मीर से उधर से गोलाबारी चालू हो जाती है और वो भाग के वापस आ जाते हैं। ये कौन सी एनालिसिस थी? किस मूर्ख ने और किस गधे ने एनालिसिस करी है? ये किस प्रकार की ये सोच है? किस प्रकार की डब्बू लोगों की सोच है? मैं तो मतलब आश्चर्य करता हूं कि भारत में होता क्या रहता है। एक क्या है कि दिलेर व्यक्ति भारत में आया, एक वीर योद्धा भारत के अंदर आया, आप देखिए क्या स्थिति हुई, सर्जिकल स्ट्राइक करके अंदर घुस के मारा। पाकिस्तान की औकात हुई पलट के जवाब देने की? क्या नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल गर्व की बात। ये होती है वीरता, और भारत को अब अपनी वीरता दिखानी पड़ेगी। ये सब कुछ नहीं कि हम किसी के एरिया पे कब्जा नहीं करते। क्यों नहीं करते? बाल्टिस्तान हमारा है, हमारे यहां महाभारत हो गया अपने हक के लिए, क्यों नहीं ले सकते हम वापस? पीओके हमारा है, क्यों वापस नहीं ले सकते? अक्साई चीन हमारा है, क्यों नहीं ले सकते हम वापस? बिल्कुल। हम क्या डरपोक हैं, कमजोर हैं? भारत की इतनी बड़ी आर्मी है, विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी आर्मी है। टेक्नोलॉजिकली हम विश्व में जो टॉप नॉच देश हैं उनके बराबर हम बैठते हैं। हम क्यों घबराएं किसी से? पाकिस्तान कितना मर्जी अपने झुंझुने, वो जिनको बोलता है ना वो कि हमारे पास में एटॉमिक बॉम्ब है, कितने मर्जी घुमाता रहे, उनको बस वो वहां पे रख के सजाने के लिए है, वो इंडिया के ऊपर फोड़ने लायक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उन्होंने गलती से भी मिसाइल छोड़ी जिसके अंदर एटॉमिक वॉरहेड लगा दिया तो पहली बात तो भारत में गिरेगा नहीं, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर कितने गिरेंगे सोचो, उनका तो नामो निशानी मिट जाना है। बार जो सरकार आई है उसका मैं चाहता हूं कि पूरी तरीके से सब लोग समर्थन करें, और ये हमारे जो हिस्से हैं, जो हमारे साथ में अन्याय हुआ है घोर, हमारे हक को जो छीना गया है, ये सब हमको वापस चाहिए। बिल्कुल, ये हमारी है भारत के हर युवा की भी होनी चाहिए, और जो भी सरकार में, सरकार कौन बनाता है भारत में? हम ही लोग बनाते हैं ना। जो भी युवा वहां पे जीत के जा रहे हैं, जो भी लोग जीत के जा रहे हैं, उन सबका एक ये होना चाहिए कि हमारे जितने भी ये पुरानी जो निखट्टू सरकारें रही हैं, इन्होंने जो जो गुनाह किए हैं उस सबको साफ करना चाहिए। हमको वापस से ये सारे एरिया हमको चाहिए भारत के अंदर। वीडियो देखने के बाद यही समझ में आता है कि जी हाँ, अब हमारे पास ऐसी सरकार है जो अब लड़ने को और अपनी चीजें वापस लेने को बिल्कुल तैयार है। तो पूरी जनता को, देश की पूरी जनता को, भले ही आपको पर्सनली मोदी जी से कोई परेशानी हो, है, लेकिन जब बात देश की आए तो ये सरकार ऐसी है जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, बहुत ताकतवर हमारे देश को बना रही है। हमें इनका साथ देना होगा और इस सरकार को भी हमें ये बताना होगा कि हाँ, हम आपके साथ हैं, आप कीजिए, अपनी चीजों को वापस लीजिए। पर किसी भी चीज की आपको पेनाल्टी देनी पड़ती है। आप कुछ करो, उसके बदला आपका इतना बड़ा नुकसान हो जाए कि आपको ये लगे कि साहब अगर दोबारा हमने किया तो यही नुकसान होगा। आपके एक एरिया पे उसने कब्जा करने के लिए आया, आप उनके बड़े से एरिया पे कब्जा कर लो और छोड़ो ही मत। उसके बाद बोलो कि जितना भी युद्ध में हमारा खर्चा हुआ है, जितने हमारे लोग मारे गए हैं, सबका कंपनसेशन आपको भुगतना पड़ेगा। अगर हम छोड़ेंगे तो इस शर्त पे छोड़ेंगे इस एरिया को कि आपको ये सब भुगतना पड़ेगा, तब जाके हम छोड़ने को तैयार हैं। देखो पाकिस्तान कैसे बिल्ली बन के आपके पीछे पीछे घूमता है, और आप ऐसे माफ कर दिया हमने। अब माफ करने का जमाना नहीं है भैया, अब पकड़ के धुनने का जमाना है, इनको ठीक करने का जमाना है। चाइना, पाकिस्तान कुछ नहीं है साहब, ये कुछ नहीं लगते भारत के आगे। भारत के जो एक जाबाज सिपाही अगर खड़ा हो जाता है ना, तो ये सब लोग जो है ना डर के भागने वाले लोग हैं। भारत की आर्मी जो है इतनी मजबूत है, इन लोगों की क्या औकात क्या कि भारत से लड़ ले। और भारत की आर्मी कोई जन्नत या वो क्या कहते हैं, वो नदियां फदियां के लिए नहीं लड़ती। हमारे भारत की आर्मी भारत माता को अपनी मां मानती है और उसके लिए वो अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार है। ऐसी हमारी आर्मी है। तो हम तो पूरे विश्व में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और बिल्कुल एक पॉइंट आपने सही कहा कि माफ करने का समय नहीं है। और क्यों माफ किया जाए? अपराधी को दंड मिलना चाहिए, तभी वो सुधरेगा। और ये तो हमारे कई सारे महान लोगों ने पहले भी कहा है कि दंड के बिना अपराधी को सुधारना असंभव है। तो अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। और अब वैसी ही सरकार है हमारे पास जो अपराधियों को दंड देना जानती है, ताकि वो अपराधी वापस हमारी तरफ आंख उठाने के पहले 1000 बार सोचे।
मैं तो तब मानूंगा कि भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र हुआ है। स्वतंत्रता जो भारत की है उसको मैं तब तक मानने को तैयार नहीं हूं जब तक कि हमारा कैलाश मानसरोवर भारत में नहीं आ जाता। मैं तो सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करता हूं, मैं तो बात करता हूं कैलाश मानसरोवर की। ये हमारे दिल में बहुत बड़ी टीस है, बहुत बड़ी टीस है। भगवान शिव जो है ना, उनकी मर्जी के बिना कभी कुछ नहीं हो सकता। वो भी वहां पे इसलिए गए होंगे हमको बताने के लिए कि भाई तुम लोगों को क्या हो गया है, तुम लोग कितने कितने कमजोर हो गए हो। मतलब नहीं यार, इन लोगों के बीच में नहीं रहना अभी। तब जाके वो वहां पे गए होंगे। हम अपनी हिम्मत दिखाएं तो वो भारत के अंदर आ जाएंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छे से जवाब मिला और बहुत अच्छा लगा। एक अलग क्या कहते हैं, बहुत अच्छी ऊर्जा आपने हमारे अंदर निर्माण कर दी है और आगे फिर आप बहुत ही अच्छे-अच्छे विषयों के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। सभी साथियों को और प्रदीप जी को जय श्री राम।